बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। एक जानिब पीडीएम का जो इत्तेहाद है वो मुश्किलात का शिकार है, दूसरी जानिब हुकूमत के अंदर भी इख्तलाफात दिखाई दे रहे हैं। तो एक किस्म की कंफ्यूजन आपको हर तरफ नजर आ रही है। जहांगीर खान तरीन के मामले पर पार्टी के अंदर ही दो ग्रुप्स मौजूद हैं। ये बात भी बताते चलें कि पीटीआई में हमेशा से दो ग्रुप्स थे। जिस वक्त जहांगीर तरीन शामिल थे पीटीआई में, उस वक्त भी एक को जहांगीर तरीन ग्रुप कहा जाता था और एक और ग्रुप था जिसमें और बड़े बड़े रहनुमा थे, जिसमें असद उमर साहब थे, चौधरी सरवर थे और दीगर लोग थे, शाह महमूद कुरैशी थे। सो ये ग्रुपिंग तो बड़ी पुरानी है। इसका खुद जिक्र जहांगीर तरीन अपने इंटरव्यू में कर चुके हैं, इसका जिक्र खुद फवाद चौधरी अपने एक इंटरव्यू में कर चुके हैं। लेकिन इस वक्त जो मुखालफत है वो बड़ी दिलचस्प भी है और यकीनन हुकूमत के लिए परेशान कुन भी होनी चाहिए कि हुकूमत के अंदर रहकर आपके एमएनएस और एमपीज अगर डिवाइडेड नजर आए जबकि आपकी पार्टी हुक्मरान पार्टी हो, तो ये यकीनन लम्हा फिक्रिया है। एक ग्रुप ऐसा है इस वक्त जो कि जहांगीर तरीन की मुखालफत कर रहा है, तो दूसरा उनका हामी है। कल 15 अरकान जहांगीर तरीन के साथ खड़े साफ दिखाई दिए। सवाल अब उठ रहे हैं कि एक तरफ हुकूमत के इदारे FIA की तरफ से उन पर अरबों की करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात हैं, तो दूसरी जानिब हुकूमत के अपने अरकान उनकी हिमायत भी कर रहे हैं और इस हिमायत को सब लोग कह रहे हैं कि जायज़ भी है। माजी में जो PTI नवाज शरीफ की हिमायत करने वालों को गलत कहती थी कि आप क्यों कर रहे हैं, शरीफ फैमिली की किसी भी शख्स की हिमायत करने वालों को गलत कहती थी, आज वो क्या कह रहे हैं, लेट्स वॉच दैट। जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो बयान हुए, जिसके साथ आपकी तवक्कुआत होती हैं उसके साथ आपके गिले शिकवे भी होते हैं। तो गिले शिकवे जो हैं उन मजबूत ताल्लुकात की अक्कासी करते हैं कि ताल्लुकात मजबूत हैं, रिश्ते मजबूत हैं, इसलिए गिले शिकवे हैं। जिससे आपका लेना देना कोई ना हो उससे कोई गिला शिकवा नहीं करता। जहांगीर तरीन ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कायम करने में नहायत अहम किरदार अदा किया था और पार्टी के अंदर उनका हामी ग्रुप बहुत मजबूत है, क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं जो समझते हैं वो PTI में थे ही जहांगीर तरीन की वजह से उनकी एग्जिस्टेंस ही उनकी वजह से है। इसलिए जो कुछ हो रहा है उसका डायरेक्ट नुकसान PTI को पहुंच रहा है। इस बारे में तहरीक इंसाफ के रहनुमा राजा रियाज कहते हैं कि पार्टी के अंदर से कुछ लोग जहांगीर तरीन के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। उन्होंने भी खबरदार किया है कि इसका नुकसान तहरीक को अगले इलेक्शन में होगा। इससे बात करेंगे और नवाज साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। फैसल वाडा साहब की भी ट्वीट आई है थोड़ी देर पहले। उन्होंने कहा, नो वन इज अबव द लॉ इंक्लूडिंग जहांगीर खान तरीन and is not victimized. 17 sugar mills were found involved in sugar scam as per inquiry report, and poor Pakistanis paid the price, which Prime Minister Imran Khan and his government will not tolerate. Whosoever that may be, courts are there to decide if guilty or innocent. आप लोग की वाज़े लाइन डिफाइन हो नहीं पा रही है। क्या ये अकाउंटेबिलिटी है जिसमें सिर्फ एक तरफ सब खड़े हैं, या ये तो आपकी पार्टी तकसीम नजर आ रही है? क्योंकि पार्टी के अंदर सब नहीं लग रहा कि समझ रहे हैं कि जहांगीर तरीन की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। वो तो ये कह रहे हैं कि कोई बहका रहा है प्राइम मिनिस्टर को, इसलिए यहाँ तक पहुंचे हैं। जी नवाज साहब। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर जी। देखिए, इसमें दो तीन ज़ाविये हैं जो सोचने की ज़रूरत है। पहली बात तो कम से कम अब कौम को ये क्लियर होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो नैरेटिव था कि नोबडी इज़ अबव द लॉ, कम से कम उसके ऊपर प्रैक्टिकली अब ये हम कह सकते हैं कि हमारी हुकूमत जो है ना वो बिल्कुल डायरेक्ट जो है ना सही डायरेक्शन में जा रही है। कि अगर शुगर कमीशन रिपोर्ट में जिन लोगों को आइडेंटिफाई किया गया, जिन शुगर में लोग आइडेंटिफाई किया गया, उनके खिलाफ बराबरी की बुनियाद के ऊपर जो भी कानून जो है ना अपना रास्ता बना रहा है, तो कम से कम एक तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ऑफ जो अप्रिशिएट करना चाहिए, ये कोई आसान नहीं था। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का ताल्लुक तरीन साहब से जो था वो सारी दुनिया जानती है। उनकी जो लीडरशिप स्किल्स थी, उन्होंने एज ए टीम लीडर, एज ए 2IC जो हमारी PTI में अपना रोल अंजाम दिया, हम तमाम उनसे वाकिफ़ है। मैंने पर्सनली तौर पे पिछले 10 साल उनके साथ काम किया है और मैं उनका बड़ा मुतरफ़ इस हवाले से। और लेकिन जब कानून ने अपना काम करना होता है, अगर फॉर एग्जाम्पल आज अगर FIA इस वक्त सिर्फ और सिर्फ उन शुगर मिलों पर काम कर रही होती जो कि अपोजिशन
अपोजिशन की हैं या आम बिजनेसमैन के खिलाफ, तो सबसे पहला जो अपोजिशन ने एजेंडा बनाना था कि जी आपने उनको क्यों स्पेयर कर दिया, तो कम से कम वो हम पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। तीसरी चीज़ ये है कि जिस तरह राजा रियाज साहब फरमा रहे थे या बाकी दोस्त फरमा रहे थे, देखें एक पॉलिटिकल पार्टी में जब दोस्त इकट्ठे काम करते हैं तो उनकी अपनी लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स होती हैं। अगर तरीन साहब कल जब जा रहे थे पेशी पे और दोस्त उनके साथ गए थे, ये बड़ा एक नॉर्मल सा इशू है। पता नहीं कल शाम को अपोजिशन ने उसके ऊपर, क्योंकि पीडीएम की अपनी तहरीक खत्म हो चुकी थी और वो अपने शोरश खत्म करने के लिए या कौम का एक नैरेटिव को दूसरी तरफ ट्रांसफर करने के लिए उन्होंने तरीन साहब का इशू उठा लिया। लेकिन देखा जाए तो जिस किस्म की वजहदारी कम से कम हमारे ये इस पे मैं चाहूंगी कि क्लियर जवाब दें, क्योंकि हमें कल भी यही इत्तला आई थी कि प्राइम मिनिस्टर भी इस इंप्रेशन में हैं कि जहांगीर तरीन पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन एक तरफ ये भी नजर आ रहा है कि वो ये इशारा दे रहे हैं कि ये लोग मेरे साथ हैं। वो लोग खुद कह रहे हैं कि हमें अगर कहें तो हम पार्टी से अलग हो जाएंगे, और ये एक बड़ी तादाद में लोग अगर आपकी पार्टी से अगर बात वहां तक जाती है अलग हो जाए, तो इतना कंफर्टेबल तो आपकी पोजीशन ही नजर आती है। मैं बताऊं, इसमें ज्यादातर जो लोग थे ना वो कल जो वो साउथ पंजाब से थे, क्योंकि मेरा ताल्लुक भी साउथ पंजाब में, पिछले 10 साल से साउथ पंजाब में पॉलिटिक्स करता रहा हूं पार्टी की। ये जितने भी लोग हैं ये सारे पार्टी के डाई हार्ड वर्कर्स हैं। इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो आजाद आए थे, उनकी अपनी एक राय जरूर हो सकती है, बट आई कैन अश्योर यू राजा रियाज पार्टी के डाई हार्ड वर्कर हैं। नहीं, राजा रियाज साहब मैं वही कह रहा हूं, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी रिसेंट ज्वाइनिंग हो या आजाद आ सकते हैं। लेकिन उसमें भी बता दूं, जहां तक तरीन साहब की अपनी मोहब्बत है ये लोग वहां तक जा सकते हैं, लेकिन जहां तक पार्टी की फॉल्ट लाइंस को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि पार्टी के अंदर तफरीक होगी या ये लोग कल को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान या इस गवर्नमेंट के खिलाफ कही जाएंगे, ये बिल्कुल तासुर गलत है। और एक चीज और बता दूं, जितना मैं तरीन साहब को जानता हूं, जितनी मैं उनकी वजहदारी को जानता हूं, वो इस किस्म की कोई काम ना कभी उसमें हिस्सा लेंगे, ना वो नवाज शरीफ या जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी या नून लीग की गवर्नमेंट को, जिनके खिलाफ उन्होंने इतनी लॉन्ग हिस्ट्री है, उनकी स्ट्रगल है। अब पैनामा लीक्स का जो सबसे बड़ा केस है उसमें सबसे बड़ी स्ट्रगल तो अपना तरीन साहब की थी। जितना एविडेंस था लंदन से वो सब लेके आए थे। तो जितनी बड़ी स्ट्रगल उन्होंने की है, उन तमाम लोगों को जिन्होंने अकाउंटेबल किया, जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, आप ये समझ सकते हैं कि आज इस वक्त जस्ट बिकॉज की कार्रवाई चल रही है वो सारा बयानिया वो पूरा रिवर्स करके उसके खिलाफ जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तरीन साहब अभी भी वो हमारी जो पार्टी के फाइलेंट रैंक्स में सेम कॉन्फिडेंस, या अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई कैन अश्योर यू सब कुछ खत्म हो जाएगा। आई सी इन यू ऑन अब्बास, जो कि हमने कल बताया गया कि प्राइम मिनिस्टर के अंदर भी यही कॉन्फिडेंस है, बट क्या ये कॉन्फिडेंस आगे तक चल पाएगा? जावेद अब्बासी साहब, मुशीर इत्तलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी है। वो कह रही है आज जहांगीर तरीन को तहरीक इंसाफ का सतून करार देती हूँ। उन्हें कहा वज़ीर आज़म इमरान खान ने एहतसाब का अमल शफाफ बनाने के लिए जहांगीर तरीन को कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया और वो जल्द ही बेगुनाह साबित होंगे। क्या कहती है अपोजिशन इस स्टेटमेंट पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं केस पे ज़्यादा कमेंट्स नहीं करूंगा, इसलिए कि वो अभी अदालत के अंदर है और कोर्ट्स ने फैसला करना है, और जहांगीर तरीन साहब को अपनी बेगुनाही साबित करने का पूरा हक देना चाहिए। ये सबके लिए ज़रूरी है कि अगर किसी के आदमी के ऊपर कोई एलिगेशन हो या इल्ज़ाम हो या उसके ऊपर केसेस है तो अदालत के पास उसे जाना चाहिए, अदालत को उसको सुनना चाहिए, और जो भी एजेंसीज जिससे इंक्वायरी कर रही हैं उनका भी ये अख्तियार जरूर है इंक्वायरी की हद तक, लेकिन उन्हें पार्टी नहीं बनना चाहिए किसी एक मामले में। और उसके बाद ये फैसला बहरहाल अदालतों ने या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने करना है कि क्या जो उन पर एलिगेशन थे वो ठीक है या गलत है। मैं उस पर नहीं जाता, क्योंकि वो जो अगर मामला हुआ तो वो हुकूमत और कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर तक आएंगे कि किसने इम्पोर्ट की इजाजत दी थी, किसने एक्सपोर्ट की इजाजत दी थी, वो क्या सर्कमस्टांसेस थे। मैं सियासी बात इस हद तक कर सकता हूँ कि उनकी पार्टी के जो हैं हमारे साथ साथी मौजूद है, उन्होंने अपने पोजिशन क्लियर किया। मेरा ख्याल है कि जहांगीर तरीन साहब हमेशा उस वक्त काम करते हैं जब उन्हें कहीं ना कहीं से कोई एक इशारा मिलता है तो वो उठ कर काम करते हैं। जब 2018 का इलेक्शन होना के बाद हुकूमतें पंजाब और मरकज में बनाई गई थी वो बहुत तेजी से उन्होंने काम किया है, इसमें कोई शक नहीं। उनकी अपनी कोई ज्यादा पॉलिटिकल कैपिटल नहीं था, इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब का नाम भी शामिल था और कुछ तो कुव्वतों की ताकत भी कुछ लोगों की उनके साथ मौजूद थी। मुझे लग रहा है कि ये जो जितना ग्रुप अभी उनके साथ गया है, जो मैं जितना देख सका हूँ, अब्बास साहब से मुझे एहतराम है, उनको बेहतर है वो उनके साथी रहे, ये वो सारे लोग हैं जो किसी इशारे की बुनियाद पर इमरान खान की जमात में शामिल हुए थे, या वो आज़ाद जीते थे, या वो पीपल पार्टी से गए, या हमारी जमात से गए, या कहीं और से आए थे। मुझे लगता है कि वो सारे लोग इमरान जहांगीर तरीन साहब के पीछे खड़े हो गए हैं, और नया क्या माज बनना है, नया क्या अंदाजा होना है, नया क्या इशारा होना है, क्या गेम होनी है। लेकिन एक बात
अब तय हो गई है कि जहांगीर तरीन साहब ने अपनी सियासी ये बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात की जावेद अब्बासी साहब, इस पे अगर मुझे इजाजत दें कमेंट करते हैं। ये बड़ा अच्छा आपका हाइपोथेसिस है, लेकिन जो आपका मेन हाइपोथेसिस है वो तो ये है, आप यकीनन एस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा करें, पीएमएलएन उन्हीं का जिक्र करती है बार बार, इशारे वही उन्हीं को कहेंगे आप, लेकिन आप तो इतने अरसे से ये बयानियां लेके चल रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर के साथ है एस्टेब्लिशमेंट, अब आप ये कह रहे हैं कि वो जहांगीर तरीन के साथ है। ये दोनों तरफ कैसे हो सकती है? कहीं ना कहीं तो न्यूट्रल होगी या हर चीज के पीछे एस्टेब्लिशमेंट है? मैंने एस्टेब्लिशमेंट का नाम तो आपने खैर एक वो ले लिया, ये मेरा मतलब इससे कहीं मुख्तलिफ भी हो सकता है, लेकिन मैं ये कह जरूर सकता हूं कि वो ग्रुप जिसको इमरान खान साहब के साथ आया था वो आजाद लोगों का ग्रुप था या किसी जमातों से आया था, उनकी क्या वजह थी वो लोग बता सकते हैं। वो सारा ग्रुप इस वक्त जहांगीर तरीन साहब के पीछे खड़ा हो गया है। जहांगीर तरीन साहब ने उनको किस तरह अपने साथ खड़ा किया है, वो क्या तरीका उन्होंने इख्तियार किया है, लेकिन ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है पीटीआई की हुकूमत के लिए, क्योंकि इनके पास न मरकज में और न सूबे में इनके पास बहुत थिन मेजॉरिटी है जो बहुत ही थोड़ी है। किसी वक्त भी अगर कोई ऐसा मामला आ जाए तो बहुत बड़ा इनके लिए डिजास्टर साबित हो सकता है। मेरा ख्याल है कि जहांगीर तरीन साहब को जब यहाँ बुलाया गया है, कहीं ना कहीं कोई मामलात इनके आपस में जरूर और इमरान खान साहब अगर सब की बात नहीं मानेंगे तो बुज़दार साहब को भी नहीं हटाएंगे, कैबिनेट भी ठीक नहीं करेंगे, गवर्नेंस के इशू भी ठीक नहीं करेंगे, महंगाई पे भी काबू नहीं डालेंगे, फिर मेरा ख्याल है कि जो बहुत सारे लोग उनसे नाराज होंगे और बहुत सारे लोग उन्हें चाहेंगे कि नहीं ये हुकूमत इस तरह नहीं चल सकती, मुल्क बहुत बड़ा है, मुल्क के लिए आपने भी इशारों में बता दिया है सब कुछ अब्बासी साहब, उधर तो इशारे होने थे, आपने भी इशारों में बहुत कुछ बता दिया। वेलकम टू यू आजिज धामरा साहब, क्या आपको लगता है कि अभी जो पूरी सूरत हाल है, जो अपोजिशन का मौकफ है, कि क्या तहरीक अदम एतमाद लाना एक पॉसिबिलिटी बन जाएगी, आसान हो जाएगी आपके लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए फरीब, तेरी बात तो वो मैं नून लीग के अब्बासी साहब की बात सुन नहीं पा रहा, आवाज नहीं आ सकी, मगर जो गुफ्तगू अब तक हुई है उसमें देखें अभी पीटीआई के दोस्त कह रहे थे कि इमरान खान का जो विजन है वो बड़ा अच्छा है और कामयाब होता आ रहा है, और अपने ही एटीएम मशीन के खिलाफ उन्होंने जो एफआईआर दखल कर दिए हैं। मेरे भाई वजीर आजम को जो ओवर कॉन्फिडेंस थे ना, वो जो एक जाती इंतकाम वाली बात में, उसमें जरा वो दलदल में फंस चुके हैं। भैया आपको याद होगा कि एक साबिक डीजी जो एफआईए थे बशीर मेमन, वो कौम को क्या कुछ कहते गए, और ये इन्हीं के दौर का एक अनोखा वाकया है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो डीजी हैं उन्होंने अपनी रिटायरमेंट से 15 दिन पहले इस्तीफा दे दिया, और उसके बाद इस हुकूमत का इंतकाम ठंडा नहीं हुआ और उन्होंने उनकी पेंशन बंद कराई थी और उनको अदालत में जाना पड़ा था। ये पूरी कौम को और पाकिस्तानियों को पता है इस बात का। वो क्यों हुआ? फिर बाद में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया कि मुझसे ये गुनाह कबीरा करवाने के लिए प्रेशर था, और वो उन्होंने डायरेक्ट इल्जाम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के ऊपर लगाया था। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया था एफआईए को चीनी कमीशन के लिए, तो उनको ये पता था कि मेरी मंशा के मुताबिक होगी, और डीजी साबिक डीजी जिन्होंने इस्तीफा दिया फिर इन्होंने पेंशन बंद की, उन्होंने तो भांडा ही फाड़ दिया कि ये काम मुझसे करना चाहते थे, मगर मैंने कहा कि ये काम तो आपकी नेब कर रही है आपके लिए, तो मैं नहीं करूंगा। तो ये सारी चीजें पाकिस्तानी कौम के सामने थी। वजीर आजम साहब फंस गए। उसके बाद एक रिटायर्ड डायरेक्टर एफआईए के बाजवा साहब, उन्होंने कहा कि 400 अरब रुपए का टीका लगाने वाले इस चीनी कमीशन में लोग जो हैं वो काबीना का हिस्सा है, जहांगीर तरीन तो नहीं थे। उनका इशारा किस तरफ था कि वो काबीना में बैठे हैं? खुसरो बख्तियार जो है उसी कमीशन के जो है उंगलियां उठती हैं, वो वहां पे मौजूद है। अच्छा, दूसरी बात कि जहांगीर तरीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और आप उस पर भंगड़े डाल रहे हैं कि ये हम बड़ी जो है अचीवमेंट है, वो कामयाबी है। भाई साहब आप फंस गए। और दूसरी बात ये थी कि ये जो सब्सिडी थी 3 अरब रुपए की, ये किसने दी, कौन सी सूबाई हुकूमत ने दी, और उस चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? और अब आजिज धामरा साहब, आप समझते हैं कि जहांगीर तरीन को गलत उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है, वो बेगुनाह है? मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा, मगर जो आधा तीतर आधा बटेर की पॉलिसी पीटीआई की है जो फंस चुकी है, मगर एक फेस सेविंग के लिए ये कह रही है कि सो कॉल्ड एहतसाब के लिए उन्होंने ये किया है, वो तो अदालत जाने और इनका काम जाने जहांगीर तरीन का। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि इसी कमीशन में वो जो सब्सिडी थी वो किसने दी, उस चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है?
और आपके वो वसीम अकरम प्लस है, उसके खिलाफ कार्रवाई क्या है? 2 अल्फाज आप उसके लिए बात करने के लिए अगर आप कह रहे हैं उस्मान बुज़दार के खिलाफ, चीफ मिनिस्टर के खिलाफ भी कार्रवाई हो, अगर वो कार्रवाई भी फर्ज करें शुरू हो जाए, और फिर आपने आप बड़ा खुश अहम हैं? सवाल किया फरिया, आपने बड़ा अहम सवाल किया आखिर में कि क्या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होता है? तो यही तो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था कि हम इस्तीफा देके ऐवानों में वॉकओवर क्यों दें मौजूदा हुकूमत को और इमरान खान को। इनकी हालत ये थी, ये है कि पहली पेशी में 3 MNA और आपके 12 MP इनके पास जा रहे हैं। बाकी इनकी दावा है इनके घर में झगड़ा था, इसलिए पीपुल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ था कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव करेंगे तो ये गिर पड़ेंगे। ये गिरे, हम क्यों गिर रहे हैं? हम ऐवान खाली क्यों करें? तो जहां से इख्तिलाफ फिर हमारी PDM के ऊपर भी हुआ, और हम इनको बार बार कह रहे थे कि भाई आप PDM की पचर छोड़ दें, अगर उसको टूटना होगा टूट जाएगी, नहीं टूटना होगा नहीं टूटेगी। आप अपनी हुकूमत की परफॉर्मेंस पे तवज्जो दें। Right, we have to take a break and we will be right back. एंड वेलकम बैक। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि आज खुद जहांगीर तरीन एहतसाब को जुल्म करार दे रहे हैं, जबकि हुकूमत के अरकान उनके साथ हैं और वो जब चाहें हुकूमत का खात्मा कर सकते हैं। ये बात अभी इजाज धामरा ने भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से कही। जरा सुनिए राना सनाउल्लाह ने क्या कहा। देखें, कल जहांगीर तरीन साहब जब यहाँ पे मौजूद थे तो उनके साथ जो MNA और MPs की तादाद थी, तो आप ये समझें कि पंजाब हुकूमत उनकी दाईं जेब में और वफाकी हुकूमत उनकी बाईं जेब में मौजूद थी। अगर वो अपने लोगों को, जबकि हमारे इल्म में है कि उनके साथ जो लोग कल यहाँ पे आए थे उनसे ज़्यादा लोग उनके साथ हैं, तो वो अगर चाहेंगे तो ये हुकूमत का धड़न तख्ता जो है वो हो सकता है। और अब्बास, पहले ही आप लोग काफी PDM की ऑपोजिशन देखी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस देखी, अब एक और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बातें होना शुरू हो गई हैं। क्या हिकमत अमली होगी हुकूमत की? देखिए बीबी, PDM के धड़न तख्ता होने के बाद मेरे ख्याल में ये राना सनाउल्लाह की ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन ऐसा होता मुमकिन नज़र नहीं आता। PDM के साथ जो कुछ हो, अब तमाम अवाम दुनिया पाकिस्तान देख चुका है कि ANP उसमें से विड्रॉ कर गई है। पीपल्स पार्टी 11 तारीख को ऑफिशियली वहाँ से विड्रॉ कर जाएगी। उसके बाद PDM जो है ना एक लीडरलेस, एक यानी कि जिसकी बैकिंग कोई नहीं है, वो एक ऑटोमेटिकली एक वो अलायंस बन जाएगी जिसका ना कोई सर होगा ना कोई पैर होगा। अब कल इनकी जो स्टेटमेंट आई है वो इनकी ख्वाहिशात है कि जी ऐसा होगा और तरीन साहब ऐसा करेंगे। देखें, दुनिया में कुछ भी हो सकता है। दैट आई कैन शो यू ऑन रिकॉर्ड कि तरीन साहब कभी भी इनके नैरेटिव के साथ नहीं खड़े हो सकते। उनके अपने इश्यूज हो सकते हैं, वो अपनी जगह, लेकिन कम अज़ कम इनकी जो ख्वाहिशात हैं ये पूरी होने नहीं जा रही। गवर्नमेंट बहुत स्टेबल है। और मैं एक और बताऊं, PTI का हर वो कारकुन, चाहे वो किसी भी जमात से PTI में आया चाहे आज़ाद आया, वो PTI के रंग में रंगा जा चुका है। और एक दफ़ा PTI में आने के बाद ये सीरियसली इस चीज़ को सोचना भी कि वो पार्टी लाइन्स के कभी कोई खिलाफ जाएगा, ये नामुमकिनात में शामिल है। सो अब PDM गिरने के बाद राना सनाउल्लाह और या बाकी जो पोलिटिकल अलायंसेस में जो बाकी पोलिटिकल पार्टी बची हैं, उनकी ये ख्वाहिशात होंगी। ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं होगा। गवर्नमेंट अपने स्टैंड पे है। हमारी जो फोकस इस वक्त है वो यकीन जाने PDM की तरफ तो बिल्कुल रहा ही नहीं है। प्राइम मिनिस्टर से 3 दिन पहले जो मीटिंग की थी, उन्होंने कहा जो अपोजिशन को भूल जाओ, अपनी परफॉर्मेंस पे हमने जोर देना है, हमें अपनी लाइंस को विड्रॉ करना है, हमने अपनी डायरेक्शन को सीधा लेके चलना है, क्योंकि 2 साल सारे रह गए इलेक्शन में, अगला साल इलेक्शन का ईयर आने वाला है। तो हम इनकी इस गीदड़ भपकियों में और इनकी इन जो है नैरेटिव, जो फेक नैरेटिव सेलिंग है, उसमें कम अज़ कम नहीं जा सकते। हमें अपने आप पे फोकस करना है और PTI के लोग कम अज़ कम इन चीज़ों को दोबारा जो है ना बाय नहीं करने जाएंगे। ये ऐसी बयानात आते रहेंगे बीबी। राइट, ऐसा जावेद अब्बासी, पहले आप लोगों ने कहा हम इस्तीफे देंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, आर या पार होगा। अब ये मामला आके सारा का सारा जहांगीर तरीन पे रह गया है। आप लोगों की अपनी हिकमत अमली कोई नहीं है? देखिए, हमारी अपनी हिकमत अमली जरूर है। PDM में अब्बास साहब की ख्वाहिश जरूर हो सकती है और मुझे आज भी यकीन है कि इंशाल्लाह PDM अगठी होगी। हमारे जरूर अंदर कुछ इख्तलाफात ना कह सके, कुछ मिसटेस्ट भी थोड़ा जरूर आया है। कुछ हमारे इश्यूज के ऊपर हमारे अप्रोच शायद डिफरेंट हो सकती है। आज तो पीपल्स पार्टी ने भी कह दिया, बासी साहब, आज तो नैयब बुखारी ने भी कह दिया कि हम कोई फैसला करना पड़ेगा हमें जल्दी। देखिए, मेरा ख्याल है कि वो फैसला यही करेंगे कि PDM के प्लेटफॉर्म पर हम सारे मिलकर, जो हमारा एजेंडा था जिसके लिए हम सारे एग्री हुए थे कि इस हुकूमत का खात्मा करें। और वो क्यों चाहते थे इस हुकूमत का खात्मा करें? वो इसलिए चाहते थे कि इस मुल्क में महंगाई है, बेरोजगारी है, गुर्बत बढ़ रही है, गवर्नेंस के इशू हैं, इस अदारे जो हैं
आपस में इस वक्त ऐसे माहौल पैदा किया गया है कि कहीं कोई डेवलपमेंट का काम सारा रुका हुआ है। तो ये पाकिस्तान को, स्टेट रियासत पाकिस्तान को जो इशू रिलेटेड है, उसकी वजह से सारी पीडीएम इकट्ठी हुई थी कि इस हुकूमत से जान छुड़ाएं, ताकि ऐसा ना हो कि खुदा ना ख्वास्ता कल इस मुल्क की इकानमी ऐसी बंद गली में ये ले जाएं कि हम सारे मिलकर भी ठीक ना कर सके। उन इशू पे हम सारे एग्री हैं और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह। लेकिन अब्बासी साहब, इसी पीडीएम के लोगों को कुछ जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं, वो समझते हैं उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही। जब तक आप उन ग्रीवेंसेस को एड्रेस नहीं करेंगे कैसे इकट्ठे हो जाएंगे? जब वो कहते हैं मौलाना फजल रहमान पे हमें इतराज है, वो कहते हैं हमारी बात नहीं सुनी गई, वो कहते हैं हमें शो कॉज नोटिस भेज के साइड लाइन किया गया, उनकी इतराजात, उनकी तकलीफ तो सुन लें आप। एक 1 पॉइंट एजेंडा एक तरफ, मगर उनकी तकलीफ भी तो कोई सुनेगा नहीं, बिल्कुल सुनेंगे। देखिए, ये आप जानती हैं कि हम सारे लोग मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, हम एक जमात नहीं बन सकते। कोई मुमकिन नहीं है कि कल हम सबका इलेक्शन अलायंस हो जाए। हमने एक दूसरे के खिलाफ पहले भी इलेक्शन लड़े हैं, आज भी इलेक्शन लड़ेंगे, और हमारे दरमियान कुछ इख्तलाफात कुछ इशू पे हमेशा से चले आ रहे हैं जो शायद आइंदा भी रहेंगे। ये एक मिनिमम एजेंडा था जिस पे हम सारे एग्री थे। हमारे और पीपल्स पार्टी के दरमियान सोच का इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन उस एजेंडे पे आज भी पाकिस्तान पीपल पार्टी एग्री है। वो आज भी कहती है कि ये हुकूमत डिलीवर करने में नाकाम हो गई है। वो आज भी कहते हैं कि इस हुकूमत से जान छुड़ानी चाहिए। वो आज भी कहते हैं कि गुर्बत बढ़ रही है। वो आज भी कहते हैं कि महंगाई का तूफान खड़ा है, हर रोज की बुनियादों पर होता है। वो आज भी कह रहे हैं चीनी और आटे जो करप्शन अरबों रुपए की हुई है उसका हिसाब देना होगा। तो वो बड़े इश्यूज पे हम इकट्ठे हैं और हम कौम को मायूस नहीं करेंगे। अगर सबसे कोई लेना देना नहीं है। बताया कि पीपल्स पार्टी क्या कह रही है, मैं पीपल्स पार्टी की ज़बानी भी सुनाना चाहती हूँ वो क्या कह रही है, और फिर आज इस दामला से इस पे पूछेंगे। जरा सुन ले नैयर बुखारी जो पीपल्स पार्टी से हैं सीनियर, वो क्या कह रहे हैं। तो उन्होंने तोड़ दी ना, शो कॉज नोटिस दे के थे। देखिए ये 10 जमातों का मजमूआ है, आप एक जमात को निकाल दें तो आया उसका वजूद रहता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 11 तारीख को कराची में मुनक्किद हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्तकबिल के फ़ैसले का को ऐलान करेगी और इस पर बहस भी होगी कि मुस्तकबिल का लाया अमल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या अख्तियार करना चाहिए। आजिज़ धामरा साहब, क्या होगा उस सीईसी के इजलास में? देखिए फरिया, पहली बात तो मैं अपनी जो पहली गुफ्तगू में कर रहा था मगर बीच में ब्रेक आ गई थी, मैं यही कह रहा था कि इस हुकूमत के साथ जो इशू है वो ये है कि आप पीडीएम का जो तमाशा देखने के लिए अपना काम छोड़ के, जिस तरह रास्ते में कोई झगड़ा हो जाता है और कुछ झगड़े के देखने वाले शौकीन हजरात जब अपना काम खत्म करके उस झगड़े को देखते हैं तो एक तो अपना टाइम जाया करते हैं और दूसरी अपनी जेब भी कतरा देते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस हुकूमत को अपनी परफॉर्मेंस पे तवज्जो देनी चाहिए थी, मगर ये टॉक शो में जितने भी टॉक शो चल रहे थे सारे टॉक शो में पीडीएम हो रही थी, परफॉर्मेंस पे कोई बात नहीं हो रही थी, नंबर 1। और दूसरी बात, यहाँ पर जो कल से हुकूमती जो लोग हैं, देखें एक इत्तेहाद है, उसमें मुख्तलिफ नजरियात रखने वाली पार्टी अपने इख्तिलाफात का इजहार कर रही है जिसका नाम पीडीएम है, मगर यहाँ पर आपसे इख्तिलाफ करने वाले का नाम एटीएम है। तो आपकी एटीएम कार्ड जब खराब हो जाए तो परेशानी तो होती है, आप माने या ना माने। और अहम बात यह है कि इस सिचुएशन में वो जो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था वो मैच्योर और पॉलिटिकल एक मौक़िफ़ था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश करने से ये हुकूमत कहाँ खड़ी होती। अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हम मूव कर चुके होते पंजाब के अंदर और आज ये कल जो सूरत हाल है हुकूमत की ये होती, तो ये हुकूमत ज़हनी तौर पर जो है वो बिल्कुल पागल पन्ने का शिकार हो चुकी होती, अब भी है, मगर ये हिजाब कर रहे हैं टॉक शो के आके अंदर। तो ये पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ पे स्टैम्प तो रख दिया है वक्त और हालात ने कि हमारा फैसला बिल्कुल एक मैच्योर और पॉलिटिकल फैसला था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करने से, हमारी इस्तीफा देने से पहले ये काम हो जाता। एक बड़ी मशहूर कहावत है कि आप अपनी लाठी जाए और आपको भी मारे, तो पीपल्स पार्टी यही कह रही थी कि हम अपना वॉकओवर दर्द के बजाय हम ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे आ जाए। इनकी है ये अभी तो आगे करेंगे था। इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता फरियाद, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना कि जहांगीर तरीन के साथ इतने लोग हैं या कल इनका पेचअप हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, मगर ये तो कह रहे हैं जहांगीर तरीन और उनके साथी कि इंतकाम लिया। राइट, धामरा साहब आपकी आवाज में क्लियर नहीं आ रही, हम एक वक्फा लेते हैं, उसका राब्ता भी बहाल करते हैं एंड वी विल बी बैक राइट आफ्टर ब्रेक।
एंड वेलकम बैक। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। कोरोना के मरीजों के बायस हॉस्पिटल्स भरते जा रहे हैं और उसकी वजह सिर्फ ये नजर आ रही है कि लोग अभी तक ना इस मर्ज को संजीदा ले रहे हैं। इस दफा का जो वेरिएंट है वो भी जरा दूसरी तरीके का नजर आ रहा है। अभी की 2 रोज कबल 103 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि कल भी 100 के करीब अमवात हुई। NCOC की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 49,816 कोरोना टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 5,300 मस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 24 घंटों में मुल्क में 98 अफराद कोरोना से जाँ बहक हुए और कोरोना की मस्बत केसेस की शरह बढ़कर 10.6% तक हो गई है। और नवाज साहब, हम देख सकते हैं कि इस वक्त हम पीक जा रहे हैं और या तो ये पीक पे हम पहुंच गए हैं या अगर मजीद जाना है तो फिर हम मुतहम्मिल नहीं हो सकेंगे हस्पताल प्रोवाइड करने के या दीगर मामलात के। इस हवाले से अभी तक हमें उस तरीके की इमरजेंसी क्यों नहीं नजर आ रही जो पहली 2 वेव्स में थी? थैंक यू सो मच जी। देखिए, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि एज अ कौम हम इसको इतना सीरियस नहीं ले रहे। अभी तो शहरों में, तो अगर आप इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान की बात करें तो शायद कुछ शहरों के ऊपर आप लोग मास्क पहन के नज़र आ जाएं, लेकिन जिस किस्म का रवैया लोगों ने, मैंने पिछले 1 माह में पता नहीं कितनी लातादाद शादी अटेंड की है, किसी शादी पे दुल्हा से लेके और पीछे बारातियों तक कोई भी शख्स जो है ना मास्क नहीं पहनता था। और जब मैं वहाँ पर मास्क पहन गया था तो मुझे खुद पे हंसी आनी शुरू हुई थी कि शायद मैं किसी गलत जगह पर आ गया हूँ। तो वो शायद हम उसको इतना सीरियस नहीं ले रहे, लेकिन आने वाले दिनों में आगे होंगे। लेकिन एज ए गवर्नमेंट मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं, हमारे पास 2 इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। पहली बात कि प्राइम मिनिस्टर साहब और गवर्नमेंट हम लोगों को ये तलकीन कर सकते हैं कि एक तो वो मास्क पहने, और दूसरा जो हमें हंगामी बुनियादों पे काम करना चाहिए वो है वैक्सीनेशन का। मैं अगर थोड़ा सा उसमें आपको ब्रीफ कर दूं ताकि कौम को पता चल सके कि आपकी गवर्नमेंट इस वक्त क्या करने जा रही है। देखिए, कोरोना की जो वैक्सीनेशन है वो आई थी नवंबर की 10 तारीख को, दुनिया ने ईजाद की थी। फाइजर बायोटेक सबसे पहले हुई थी और हमने 15 दिसंबर को पहला जो वैक्सीनेशन के हवाले से जो मुआहिदा था गैवी कोवैक्स के साथ, जो एक ग्लोबल अलायंस थी फॉर वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन, उनके साथ 4 करोड़ 80 लाख वैक्सीन का मुआहिदा कर लिया था। उसकी जो पहली डोज आनी थी 4 करोड़ 80 लाख में से 48 लाख, जी मैं आपको बताता हूँ, 4 करोड़ 80 लाख में से 48 लाख हमारे पास जनवरी में आनी थी और फरवरी की 3 को 1 करोड़ 31 लाख की डोज आनी थी। जैसे कि आपको पता है कि एस्ट्राजेनेका जो हमारे हिस्से में आई थी वो सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया बनाने जा रहा था और उनको एक्सपोर्ट के लॉस का इशू था जिस वजह से पाकिस्तान आ नहीं सकी। लेकिन आपको ये बड़ी खुशी होगी कि इस वक्त तक पाकिस्तान ने जो 70 लाख जो हमने वैक्सीनेशन परचेज की है चाइना में, जो कि 40 लाख साइनोफार्म की डोज है और 30 लाख कैंसाइनो की है, वो अप्रैल में आने वाली है। टोटल हमारे पास रजिस्टर्ड लोगों की तादाद 100% परचेज कर ली है, इसकी कंफर्मेशन आ गई है। 70 लाख परचेज कर लिए और 4 करोड़ 80 लाख जो डोनेशन पे आनी है उसका स्केड्यूल हमारे पास आ चुका है। ये कॉन्फिडेंस आज हमें NCOC से नहीं मिला जो आप दे रहे हैं। जी 70 लाख आई हैव कंफर्म, मैंने डॉक्टर फैसल से खुद कंफर्म किया जी। 40 लाख हमने परचेज कर ली। 30 लाख का जो वो इंग्रेडिएंट है जो कि हमारे पास पाकिस्तान में आएगा उसको यहाँ बना लें। सो अप्रैल का जितना वैक्सीनेशन की हमारी डिमांड नजर आ रही है वो कंफर्म है। मई में हमारे पास एस्ट्राजेनेका आ जाएगी और इंशाल्लाह जो हमारा प्लान है इस पूरे साल में 4 करोड़ 80 लाख की पॉपुलेशन, जो कि हमारा 18 प्लस की टोटल 50% पॉपुलेशन बनती है, हम उसको वैक्सीनेट कर देंगे और बाकी 2022 में कर लेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि वक्त थोड़ा है नवाज साहब, ये बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। आई होप ये सबने गौर से सुनी और वो इनकरेज हो वैक्सीन करवाने के लिए, वैक्सीनेशन करवाने के लिए। अब्बासी साहब, एक तो आपका हाल भी पूछ लें, आप अभी कोरोना से ठीक हुए हैं अल्लाह के फजल से, मगर ये बीमारी खतरनाक बीमारी है, वजह क्या है कि हमारे लोग इसको संजीदा नहीं लेते? बहुत शुक्रिया। मैं अभी तक भी मेरा टेस्ट जो है वो नेगेटिव नहीं आया जी, लेकिन मैं आपके वसत से सब जितने भी होने वाले हैं उनको कहूँगा कि मेहरबानी करके इसके बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। इसमें कोई शक नहीं कि हमने उस तरह सीरियस एज ए कौम नहीं ले रहे जिस तरह हमें लेना चाहिए था। इस ब्लेम गेम में मैं शायद नहीं पढ़ना चाहता कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन एज ए कौम हम सबकी बड़ी जिम्मेदारी है कि हम जो भी SOPs हैं उन पर पूरी तरह अमल करें। उस अपने बच्चों को भी बचाएं, अपनी फैमिलियों को भी बचाएं, अपने रिश्तेदारों दोस्तों को भी बताएं। यकीनन ये जब इससे आदमी गुजरता है तो ये बड़े तकलीफ दे अमल है जी। इससे बहुत ही खुद आप तकलीफ दे अमल से गुजर रहे होते हैं, फैमिली आपसे दूर होती है, फैमिली बड़ी तकलीफ दे अमल से गुजर रही होती है। तो इससे बचने के लिए एज ए कौम हम सबको मिलकर इसका मुकाबला करना चाहिए। जिस तरह अल्लाह ताला ने पिछली दफा हमारे पे करम आया कि जो पहले 2 वेव्स आई हैं उसमें हम बच गए, ये तीसरी वेव जरा डेडली भी है और लिथल भी जरा ज्यादा है। तो इसलिए हुकूमत को भी चाहिए कि जितनी भी मुमकिन चीजें हो सके सारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ मिलकर उन्हें करनी चाहिए और लोगों को बहुत ज्यादा इस पर
इस वक्त एहतियात करना चाहिए जितना मुमकिन हो सके, ताकि जो तरीकाकार बिल्कुल, अगर इजाजत दें तो यही सवाल लेकर आजिज धामरा साहब आपकी तरफ, क्योंकि वक्त थोड़ा है बासी साहब, लेकिन आप बड़ा अहम मैसेज दे रहे हैं। आजिज धामरा साहब, थर्ड वेव है, ज्यादा खतरनाक है। यस, एक तो मास्क, एसओपीज, दूसरा वैक्सीनेशन में भी इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहा लोगों का। देखें फरिया, पहली बात तो इस बात पे हम मुत्तफिक हैं बहसियत कौम, जो अभी पीटीआई के दोस्त ने बात की कि हमें मास्क नहीं पहनते, हमें पहनना चाहिए, ये तो मैं भी इस अपील में शामिल होता हूं। मगर मेरे ख्याल में एक बार फिर मैं कहूंगा कि हम बांग्लादेश जैसे मुल्क से भी पीछे हैं। अब तक की जो वैक्सीन की जो प्रोग्रेस है, उसको हुकूमत ने टारगेट को अचीव नहीं किया। अपनी नाकामी को एतराफ करते हुए हाथ जोड़ के सिर्फ एक अपील करता हूं हुकूमत से कि इस वैक्सीन की जो अभी आपके प्रोग्राम में बड़ी ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है क्वांटिटी की खरीदने की, प्लीज इस क्वांटिटी को आप टारगेट को अचीव करें। ये 1 करोड़ नौकरियों और 50 लाख घर जैसा हाल ना हो इस वैक्सीन से। आप इस पे कमेंट कर सकते हो अब्बास साहब। मैं सिर्फ यही कह सकता हूं सेनेटर धामरा साहब से कि हर चीज सियासत नहीं होती, लोगों की जिंदगी इन्वॉल्व है, यकीनन ये वो जिंदगी नहीं। कह रहा हूं कि इस पे सियासत नहीं हो रही। धामरा साहब, मैं ये चीज है जो मेरे वालिदैन ने भी लगवानी है, मैंने भी लगवानी है, तो इसमें क्या सियासत हो सकती है? मैं बता दूं, अगर मेरी फरिया बीबी सिर्फ बहुत ज्यादा फर्क नहीं है अभी ओवरऑल द वर्ल्ड अच्छी उम्मीद के लिए बड़ी अर्ली स्टेज में है। धामरा साहब, मैं एक अर्ज करूं, सिर्फ फरिया बीबी कल के दिन में ना सिर्फ 74 लाख जोड़ के अपील की। मैं अर्ज करूं सर, 74,000 लोगों ने कल वैक्सीनेट करवाया। आपके पुराने वादों जैसा ये हाल ना हो। मैं सिर्फ थोड़ा फैक्ट धामरा साहब, मैं सिर्फ अर्ज करूं, हमें नीड है। मैं सिर्फ फरिया बीबी ये बता दूं कि सिर्फ कल के दिन में 74,000 लोगों ने वैक्सीनेशन करवाई है। हमारे पास 2.5 लाख लोगों की वैक्सीनेशन